नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंडिका ऑफ मेगास्थनीज वेंट थ्रू डबल फिल्टर, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिका एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट। मैंने मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखा, ये तो हर कोई जानता है। इसको दोहरे फिल्टर से गुजरना पड़ा, इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि तो इंडिका का महत्व क्या है। यानी आंसर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट को आधा नंबर देंगे, सेकंड पार्ट को आधा नंबर देंगे। यदि हम दोनों पार्ट के साथ में जस्टिस कर सके तो हमको ज्यादा नंबर आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर खूब दे देते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किसी प्रश्न में दो पार्ट होता है। यदि दो पार्ट है तो दोनों के साथ में जस्टिस तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि एग्जामिनर एक पार्ट को, यदि ये क्वेश्चन नंबर, ये मान लीजिए हाँ देखिए तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 20 नंबर क्वेश्चन है, हो सकता है किसी पार्ट को एग्जामिनर 12 के लायक माने, किसी को 8 के लायक माने, वो उनके दिमाग का डिवीजन है। लेकिन आपको मोटे तौर पर दोनों ही पार्ट सबने जस्टिस करना पड़ेगा तो नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि मेगास्थनीज की इंडिका को दोहरे फिल्टर से गुजरना पड़ा, इसका क्या मतलब? दोहरा फिल्टर, और उसके बाद फिर इसका महत्व। दोहरे फिल्टर का मतलब होता है कि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा है इंडिका, वो पुस्तक हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। फिर भी हमारे पास में एक इंडिका उपलब्ध है। उपलब्ध है। तो जो आज की इंडिका है वो एग्जैक्टली वही इंडिका नहीं है जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। इसके अंदर दो स्तर पर कुछ न कुछ परिवर्तन आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। दो स्तर पर आया परिवर्तन। तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है मेगास्थनीज ने लोगों को कहानी की तरह सुनाया। उसके बाद फिर दूसरा स्तर क्या है कि लोगों ने भी किसी और से सुना, किसी और से सुना। इन दोनों का क्या मतलब है कि यदि आप मेगास्थनीज के एज में जाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस दौर में ग्रीक सोसाइटी में एक चलन हुआ करता था। यदि कोई आदमी दुनिया के किसी हिस्से में गया है, घूमा फिरा है, तो वो अपना अनुभव बताता था, शेयर करता था लोगों के बीच में। उसके लिए आयोजन होता था बल्कि बाकायदा, कि सोसाइटी के लोगों को सूचना मिलती थी, इंटेलेक्चुअल लोग जो इस सबको जानने में इंटरेस्टेड होते थे वो इकट्ठा होते थे और आप मंच पे जाके अपना अनुभव सुनाते थे। तो किताब में आप जिस गंभीरता से लिखते हैं, मंच पे आप फिर उतनी ही गंभीरता से नहीं सुनाते हैं। मंच पर आप पब्लिक को इंगेज करना चाहते हैं और इसलिए चीजों को रोचक बनाते हैं। रोचक बनाने के दौर में कई प्रकार की कथा कहानियां सुनाते हैं, कई दफा चीजों को थोड़ा सा अतिरंजित तरीके से पेश करते हैं ताकि लोगों तक आप अपने को स्टैब्लिश कर सके, अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। तो इसी वजह से कई दफा अतिरंजना आ गई होगी बोलने में। और दूसरी बात क्या है कि मेगास्थनीज ने जो बोला, उस समय जो उनको सुन रहे थे उन्हीं लोगों ने आगे चलकर मेगास्थनीज के हवाले से भारत के बारे में कुछ बताया हो और उससे आज की इंडिका तैयार हुई हो, सो बात तो है नहीं। आज की जो इंडिका है वो तो बेसिकली
चाहे वो डाइमिकस है, चाहे वो प्लूटार्क है, चाहे वो जस्टिन है, चाहे स्ट्रेबो हो, इन लोगों ने मेगास्थनीज के हवाले से भारत के बारे में बहुत कुछ कहा और उनके उद्धरणों के कलेक्शन से मेगास्थनीज नाम की किताब तैयार हो गई। तो कुछ अतिरंजना कर दिया होगा मेगास्थनीज ने और कुछ अतिरंजना कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने की मेगास्थनीज की बातों को दूसरे तक पहुंचाया। दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक आते आते ये बातें कहीं से कहीं हो जाती है, कुछ से कुछ हो जाती है। ठीक है, यही है 2 लेवल का फिल्ट्रेशन। अब जब 2 लेवल का फिल्ट्रेशन आ जाता है तब हम इसके महत्व की ओर चलते हैं। महत्व की बात यदि हम करें तो मूल बात इसमें यह है कि क्योंकि 2 लेवल का फिल्ट्रेशन हुआ है, इस वजह से बहुत सारी अनुश्रुतियां जुड़ गई हैं, बहुत तरह के कुछ जो फेबल्स हैं, जो दंत कथाएं हैं, वो जुड़ गई हैं, दंत कथाएं जुड़ गई हैं। और इन दंत कथाओं के आधार पर कई सारे विद्वान इस किताब के महत्व को खारिज कर देते हैं, इसको नकार देते हैं। आप 2-3 दंत कथाएं दे सकते हैं। पता है कि यहाँ के लोग नाखून से पहाड़ को खोद के सोना निकाल लेते थे, तो हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका पांव उल्टा होता था। हमने बहुत लंबे लंबे लोगों को देखा है, किसी का कान इतना बड़ा होता है उसमें कि एक पशु सो सकता है। ऐसे हमने नदी देखा है जहाँ पे कुछ भी डाल दो वो डूबता ही नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं, उन बातों को लेकर यहाँ तक कि प्लूटार्क और जस्टिन जैसे लोगों ने भी कह दिया है कि मेगास्थनीज के द्वारा भारत के बारे में दिया गया जो ब्यौरा है वो काम का नहीं। समझ गए? और इसी को लेकर इतिहास लेखन के लिए इसकी उपयोगिता के ऊपर कई सारे आधुनिक विद्वान भी क्वेश्चन खड़ा करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें दूसरी समस्या भी है, एक दूसरी समस्या भी है। वो ये कि वो विदेशी है, विदेशी होने के कारण वो भारत के समाज को कई दफा बहुत बढ़िया से समझ नहीं पाता है। वो कह देता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, या ये कह देता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, या कह देता है कि भारत का जो समाज है वो 7 भागों में बटा हुआ था। जो कि अन्य स्रोतों से यदि हम एग्जामिन करके देखें तो ये बात खंडित हो जाती है, ये खंडित हो जाती है यदि अन्य स्रोतों से मिलाकर देखें तो। यदि हम अन्य स्रोतों से मिलाकर देखें तो ये बातें खंडित हो जाती हैं। तब हमारा लास्ट पैराग्राफ जाएगा कि किंतु यह पुस्तक स्रोत की दृष्टि से महत्वहीन नहीं है, नहीं है। अब ये बात तो आप में से सारे लोग जानते हैं कि उसकी किताब की क्या उपयोगिता है बतौर सोर्स, तो आप जो ठोस ठोस 4-5 बातें हैं वो बता देंगे। जैसे आप देखेंगे कि उसने सेना के बारे में जानकारी दिया कि 30 सदस्यीय एक कमिटी है जो सेना को रेगुलेट करती है, या फिर उसने
नगर प्रशासन के बारे में जानकारी दिया। इतना विस्तृत इंफॉर्मेशन हमें नगर प्रशासन के बारे में और किसी स्रोत से नहीं मिलता है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अशोक के अभिलेख हो, या फिर राजा की दिनचर्या के बारे में वो बताता है। और राजा की दिनचर्या की चर्चा हमें अर्थशास्त्र में कौटिल्य से भी मिलती है। तो दिनचर्या की जानकारी जो कौटिल्य से मिलती है, उसकी पुष्टि बहुत हद तक हमको मेगास्थनीज की किताब से मिल जाती है। फिर देखो कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो विशेष फोकस नजर आता है स्टेट का, इसकी पुष्टि हमें अर्थशास्त्र से भी मिल जाती है। जिस तरीके का बयान दे रहा है मेगास्थनीज की, स्टेट एग्रीकल्चर को इतना महत्व देता है कि एक तरफ किसान खेत में खेती करते रहते हैं, दूसरी तरफ सैनिक लड़ते रहते हैं, लेकिन सैनिक को यदि अनावश्यक रूप से सैनिक को यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत नहीं हो तो अनावश्यक रूप से वो खड़ी फसल वाले खेतों से कभी नहीं गुजरते। और यदि कभी इनको उन खेतों से गुजरना पड़े तो स्टेट किसानों को कॉम्पनसेट करता है। या मतलब जय जवान जय किसान टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें दिखाई देता है। ये मौर्यों का कॉन्सेप्ट है। ये मिलती जुलती बातें हमें मेगास्थनीज हमें अर्थशास्त्र में भी नजर आती है। आप देखोगे कि वो स्टेट के धार्मिक दृष्टिकोण के ऊपर भी बात करता है कि राजा जो है वो अनेक धर्म के दार्शनिकों से मिलता है, तो यहां उसके धार्मिक दृष्टिकोण और उसकी उदारता की भी समझ बन जाती है। कुल मिलाकर देखोगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि मेगास्थनीज की किताब उस काल के पॉलिटिकल ढांचा को समझने, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने, राजा के व्यवहार को समझने और भारत की उस समय की संस्कृति को समझने के लिए एक उपयोगी किताब है। 3 सबसे महत्वपूर्ण सोर्स यदि खोजें तो एक अर्थशास्त्र, एक अशोक के अभिलेख और एक है मेगास्थनीज की इंडिका। तो अब मैंने चूंकि बहुत डिटेल में जाना, इस क्वेश्चन की मांग नहीं है, इसके डायमेंशन को क्लियर करने की जरूरत ज्यादा थी, तो मैंने डायमेंशन क्लियर कर दिया। ये पक्ष मैंने ज्यादातर आपके भरोसे छोड़ दिया कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप लोग इतनी पढ़ाई तो किए ही हैं कि मेगास्थनीज की किताब का क्या ऐतिहासिक महत्व है। बाकी वाला जो डायमेंशन है कि कहां पर फिल्ट्रेशन है और कहां पर क्वेश्चन उठता है, ये डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। आप लोग को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़।